नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2014 का इंडियन इकोनॉमी का पीवाईक्यू देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2013 का कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो 2014 के प्रश्न पत्र में इंडियन इकोनॉमी का पहला प्रश्न दिया है, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। तो ये 2014 का प्रश्न है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित, यानी कि इसे राज्य सरकार लगाती भी है और संग्रह भी इसका राज्य सरकार ही करती है 2014 के मुताबिक। प्रेजेंट टाइम में इसे जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स के तहत समाहित किया गया है, एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, यानी कि वेंचर कैपिटल की बात कर रहा है। तो देखिए, वेंचर कैपिटल उसे कहते हैं जब धनी निवेशक यानी कि जो रिच निवेशक होते हैं द्वारा पूर्व में स्थापित भली भांति विकसित कंपनियों व्यवसायों के बजाय ऐसे नए व्यवसायों में पैसे लगाना जिनमें दीर्घकालिक विकास की संभावना हो, जिसके बदले में वे कंपनियों में साझेदारी या स्वामित्व प्राप्त कर सकें। यानी कि जो छोटे कंपनी होते हैं उनमें अगर निवेश करते हैं, जो नया अभी बिल्ड हो रहा है उसमें जो निवेश करते हैं उसे कहते हैं जोखिम पूंजी, वेंचर कैपिटल। ठीक है, तो आइए अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है, उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालिक पूंजी। तो अल्पकालिक पूंजी नहीं होती, क्योंकि कोई भी कंपनी रातों रात अच्छी प्रॉफिट में नहीं आ जाएगी, उसको टाइम लगेगा। तो अगर हम अल्पकालिक ऋण देंगे तो ये इस पर काम नहीं करेगा। हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बी वाला दिया है, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी। बिल्कुल सही बात है, यही स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है। आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पता होगा, आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में पता होगा। आपको पता है कि इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के टाइम स्टार्ट किया गया था 1951 से। उसके बाद से 2014 तक हमारे देश में पंचवर्षीय योजना पर ही काम होता था और एक योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया, साथ ही साथ योजना आयोग को भी बंद कर दिया और उसके स्थान पर एनडीए गवर्नमेंट ने नीति आयोग का गठन किया, जो 15 वर्षीय विजन के साथ 7 वर्षीय स्ट्रेटजी और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा पर काम करता है। ठीक है, तो इसमें पूछा था 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। इसका मुख्य विषय था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। और आप लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही नीति आयोग को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में नीति आयोग पर ही सारे काम हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे चालू खाता बनता है। तो हमने कल ही 2013 के प्रश्न पत्र में भुगतान संतुलन के बारे में देखा था। ठीक है, पहला ही प्रश्न था। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है व्यापार संतुलन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, व्यापार संतुलन। और दूसरा दिया है विदेशी परिसंपत्ति। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, विदेशी संपत्ति इसमें नहीं आती। तीसरा दिया है अदृश्यों का संतुलन, ये सही है। और चौथा दिया है एसडीआर यानी विशेष आहरण अधिकार। तो यह भी गलत है, क्योंकि इसे भी चालू खाता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो विदेशी परिसंपत्ति और विशेष आहरण दोनों को ही चालू खाता के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो हमारा 2 विकल्प कट जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी 1 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, साख रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। साथी बैंक की बात कर रहा है, क्योंकि जहां दूर दराज क्षेत्र में, गांव में जहां पर बैंक नहीं है, वहां पर साथी बैंक कैसे काम कर रहे हैं, इनके बारे में है। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो उन्होंने चलाया था वित्तीय समावेशन के लिए, वह भी इसी का एक हिस्सा है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। यह भी हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में चर्चा की कि इसका उपयोग वित्तीय समावेशन के लिए किया गया था। आने वाले पीवाईक्यू में हम लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में भी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो हमारा विकल्प हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
सांविधिक आरक्षित आवश्यकता का उद्देश्य है। ठीक है, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण करने की सक्षमता प्रदान करना। सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है, बैंक में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, ये भी गलत है। और चौथा दिया है हम लोगों का, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी यानी कि वॉलेट कैश रखने को बाध्य करना, तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। हमारा पहला केवल एक सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज घटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो देखिए, जब ब्याज दर घटने लगती है तो लोग बैंक में कम पैसा जमा करेंगे क्योंकि उन्हें वहाँ पर अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसके साथ यह भी होगा कि जो उद्यमी है वो बैंक से ज़्यादा ऋण लेगा क्योंकि उसे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जब लोगों के पास अधिक पैसा होगा तो ज़्यादा खर्च करेंगे और इसके साथ ही ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा। ठीक है, जब ब्याज दर बढ़ती है तो निवेश कम होता है और जब ब्याज दर घटती है तो निवेश बढ़ता है, यानी कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर योजना व्यय के अधीन आता है। तो पहला दिया है रक्षा व्यय, दूसरा दिया है ब्याज अदायगी, तीसरा दिया है वेतन एवं पेंशन और चौथा दिया है उपदान, मतलब जो बच जाता है वो। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार ने 2017 में योजनागत व्यय तथा गैर योजनागत व्यय दोनों को खत्म कर दिया था। जो गैर योजनागत व्यय थे, जैसे कि रक्षा हो गया, ब्याज भुगतान हो गया, सब्सिडी हो गया, तो ये गैर योजनागत व्यय थे। और योजनागत व्यय जैसे बिजली उत्पादन, सिंचाई, सड़क, पुल इत्यादि, तो सरकार ने ये बंद कर दिया है। क्योंकि हम लोग 2014 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, नहीं तो आज के टाइम पर इसका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने यूपीएससी 2014 का इंडियन इकोनॉमी का पीवाईक्यू देखा। अब कल हम यूपीएससी 2015 का इंडियन इकोनॉमी का पीवाईक्यू देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।